देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर यूजीसी को लेकर आखिर दिल्ली में उठी है इस तरीके की आवाज की हो गया जोरदार तरीके का बवाल। बताएंगे कैसे नाक के नीचे यूजीसी आंदोलन ने पकड़ी है रफ्तार और इसके बाद यूथ कांग्रेस के विवाद और एनसीईआरटी के विवाद के बाद ये नया तीसरा मोर्चा खुला है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे किस तरीके का है नया मामला और युवा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लीगल सेल के बड़े बड़े एक्सपर्ट मैदान में उतर रहे हैं। दोस्तों बताएंगे अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से एक सवाल का भरपूर तरीके से दिया गया है जवाब। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर कोर्ट की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों बताएंगे कैसे मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर विवादित बयान देने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को लेकर अफवाह फैलाई थी उन सभी लोगों को कानूनी नोटिस का नया प्रसाद बांटा जाएगा। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि यूजीसी नियम को वापस लाने के लिए देश भर के अंदर आंदोलन और ज्यादा तेज होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर अचानक से बीजेपी सरकार यूजीसी के नए नियम लेकर आती है। दोस्तों और पुराने नियम को बदलते हुए नए नियम के अंदर कई तरीके के प्रावधान किए जाते हैं जिसके बाद सवर्ण समाज के लोग इसे लेकर जोरदार तरीके से भड़क जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बीजेपी सरकार को नियम के अंदर क्या बदलाव करने चाहिए इस बात को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी, हर समाज के लोगों को बुलाना चाहिए था दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंच जाता और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियम को लागू करने पर ही रोक लगा दी जिसके बाद से विवाद अब और ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो यूजीसी के नियमों को वापस से लेने की मांग को लेकर सवर्ण समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा था दोस्तों, लेकिन अब यूजीसी के प्रावधानों को वापस से लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन धीरे करके पूरे देश भर के अंदर अलग अलग कोनों में फैलता हुआ नजर आया था दोस्तों। लेकिन अब सीधा दिल्ली से अपडेट आ रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया दोस्तों, ये पुलिस वालों के साथ जोरदार तरीके का बवाल हो गया। आपको बता दें कि बीते शाम एक नई अपडेट सामने आती है जहां पर जेएनयू के अंदर इस बात को लेकर प्रदर्शन चल रहा था कि यूजीसी के रेगुलेशन को वापस से लागू किया जाए, यानी जो नियम सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है जिसमें एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों के लिए उनकी सुरक्षा के प्रावधान थे उसे वापस से लागू करने की मांग की गई दोस्तों। और जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन ने यूजीसी रेगुलेशन को वापस लाने की मांग को लेकर एक मार्च निकालने का फैसला लिया। ये मार्च शिक्षा मंत्रालय तक निकाले जाने वाला था लेकिन बीच में पुलिस वालों ने जेएनयू के छात्रों को रोक दिया जिसके बाद बवाल इतना ज्यादा हो गया दोस्तों की पुलिस पर हमला किया गया और छात्रों की भी पिटाई की गई। इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट है वो ये कि छात्र संघ के जेएनयू के अध्यक्ष अदिति मिश्रा के साथ साथ पूर्व प्रेसिडेंट नीतीश कुमार के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि स्टूडेंट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च निकालने का आह्वान किया था। ये मार्च यूनिवर्सिटी के वीसी यानी वाइस चांसलर के हाल ही में एक ब्रॉडकास्ट पर यूजीसी के नियमों को लागू करने और जेएनयूएसयू के पदाधिकारियों को निकालने और प्रस्तावित रोहित एक्ट पर दिए गए बयानों के खिलाफ चल रहा था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन लोगों के साथ में धक्का मुक्की की है दोस्तों, जेएनयू के स्टूडेंट के साथ में धक्का मुक्की की गई है। 400 से 500 छात्र कैंपस में इकट्ठा होकर विरोध मार्च निकाल रहे थे। 3:20 यानी शाम के आसपास का ये पूरा मामला है दोस्तों जब बवाल बड़े स्तर पर देखने को मिला है। यानी यूजीसी के समर्थन में अब तक जो रैलियां चल रही थी दोस्तों उसे लेकर कहीं भी देश के गोदी मीडिया के अंदर कहीं भी चर्चा नहीं चल रहा था, लेकिन अब जब मामला जेएनयूएसयू पहुंचा है तो उसके बाद इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। और अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू के अंदर अगर इस तरीके का आंदोलन चल रहा है तो कहीं ना कहीं देश भर के अंदर लोगों का क्या मूड है दोस्तों, इससे धीरे करके जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। अगर आप भी मानते हैं कि यूजीसी के सारे प्रावधान जिससे एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर लेकर आया गया था उसको फिर से लागू किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की समाज के लोगों को पूरी तरीके से नियमों का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कवच मिलना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले को लेकर धीरे करके और ज्यादा आवाजें और मुखर होने वाली है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही है, अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में कूदे हैं दोस्तों। अभिषेक मनु सिंघवी आरटीआई लॉ और एचआर डिपार्टमेंट के हेड हैं और ऐसे में चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस का पूरी तरीके से समर्थन करते हुए कहा कि यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के मामले में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले दलील दे रहे हैं कि किसी के घर में घुस जाना क्या ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि जो भारत मंडपम था जहां पर एआई समिट चल रहा था वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी तुलना किसी के प्राइवेट घर से नहीं की जा सकती है। यानी किसी के घर में घुसना और एक सामाजिक समारोह में घुसना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वहीं पर सरकार से जवाब मांगना आतंकवाद नहीं होता। विरोध के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। विरोध के समय टी शर्ट उतारना या नहीं उतारना इसके दो तरीके के मत हो सकते हैं, यानी दो अलग अलग तरीके की राय हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फौजीदारी कानून के तहत मामला दर्ज कर दिया जाए यानी क्रिमिनल मामला दर्ज कर दिया जाए। इस पूरे मामले पर आगे अभिषेक मनु
मनु सिंघवी ने सारे प्रावधानों को एक एक करके सबके सामने रखा। दोस्तों उन्होंने बताया कि यूथ कांग्रेस के लोगों के ऊपर 121 की धारा लगाई गई है, 132, 195, 221, 223 लगाई गई है, 190 भी लगाई गई है। इसके बाद उन्होंने तकनीकी प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें से कोई भी नियम लागू नहीं होता है। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के मामले में कॉमन इंटेंशन क्रिमिनल कंस्पिरेसी को भी जोड़ा गया है, जो मामला इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं बनता। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ वकील हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील हैं वे सारे के सारे अब मैदान में कूद रहे हैं। 4 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल से निकालने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी लगाने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि युवा कांग्रेस ने अपना विरोध जताया, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां चल रही है और जिस तरीके से मामले को जबरदस्ती का बढ़ाया जा रहा है, जैसा कोर्ट ने भी बोला कि कहीं मामला ऐसा बनता नहीं है कि उग्रवाद या फिर आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला हो, तो फिर जेल में क्यों रखा जा रहा है। तो ये बात एकदम सही है दोस्तों की कोर्ट के मन में भी सवाल है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी नेता के इशारे पर यह सारा काम चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे धुरंधर वकीलों के होते कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के सारे नेता कुछ ही दिनों में जेल के बाहर होंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अब कोर्ट के रेंज में आ चुके हैं। दोस्तों कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल हुआ ये कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने से रोकने के निर्देश की मांग की गई है। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार जनहित याचिका दायर की गई थी और हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा कथित स्पीच यानी हेट स्पीच के मामले को लेकर सार्वजनिक वीडियो होने के बावजूद असम पुलिस ने स्वायत्त संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की, यानी खुद से संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की। इस पर कार्रवाई की मांग की गई। असम के स्कॉलर डॉक्टर हिरेन गोहेन के द्वारा यह मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए भारत सरकार, असम राज्य और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने अंतरिम राहत की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। दोस्तों ऐसे में बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को इस सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति विवादित बयान देकर किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट किया था। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के लिए एक और तगड़ा झटका केरल से सामने आ रहा है, जहां पर द केरला स्टोरी 2 को पूरी तरीके से कोर्ट ने रोक दिया है और बीजेपी सरकार के अंतर्गत आने वाले एनबीएफसी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। हुआ ये कि केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। दोस्तों यानी इंतरिम रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि फिल्म को जो सर्टिफिकेट दिया गया, यानी फिल्म को ये बोला गया कि ये फिल्म रिलीज हो सकती है, जिस सेंसर बोर्ड ने ऐसा करने के लिए बोला उसके विवेक पर, उसके मानसिकता पर सवाल खड़ा किया गया है। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि सीधे तौर पर सेंसर बोर्ड के काम पर हमको शक है, सवाल है। दोबारा फिल्म को परखने के लिए निर्देश दिया गया है, यानी केंद्र सरकार के अंदर आने वाली संस्थान सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी को लेकर सवाल इसलिए खड़ा किया गया है कि इनका काम होता है कि फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से केरला स्टोरी 2 को सर्टिफिकेट दे दिया गया उस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई कि फिल्म को सही से नहीं देखा गया और इस फिल्म से क्या कुछ हो सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की भी आशंका जाहिर की गई। जस्टिस थॉमस ने इन चिंताओं को वास्तविक मानते हुए कहा कि जब तक इस पर सही से बहस नहीं की जाती तब तक फिल्म को सिनेमा घर में नहीं उतारा जा सकता। कोर्ट ने सीबीएफसी को केंद्र सरकार की संस्थान को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर और फिल्म की सामग्री पर नए सिरे से विचार करने के लिए बोला गया है, यानी ये बोला गया है कि जो आप लोगों ने विचार किया था दोबारा से उस पर विचार करिए और आप लोगों ने जो फैसला लिया है क्या वो फैसला आपको अभी भी सही लगता है, एक बार फिर से उस पर जांच पड़ताल कीजिए। यानी सीबीएफसी बोर्ड वालों को बोला जा रहा है कि वो सही से देखे इस पूरे फिल्म को और अभी तक के लिए इसे रोक लगा दिया गया है। दोस्तों 2-3 दिन पहले ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस पर रोक लगाकर कहीं ना कहीं केरला स्टोरी जो पहले एक प्रोपोगेंडा मूवी थी दोस्तों, यानी पूरी तरीके से समाज विशेष के लोगों को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी, अब उस फिल्म के हिट हो जाने के बाद यानी हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा जो फैलाया गया फिल्म को दोस्तों, उसके बाद अब केरला स्टोरी 2 बनाई गई है और केरला स्टोरी 2 में जो कहानियां बताई जा रही है उसमें से कोई भी कहानी केरल से जुड़ी हुई नहीं है, यानी जितनी भी कहानी बताई गई है सबके सब बाहर है केरला के, फिर भी नाम केरल स्टोरी 2 रखा गया है। तो सवाल तो बड़ा तो यही है कि केरला को बदनाम करने के लिए इस तरीके के नाम को कैसे इजाजत मिल सकती है। अब सीबीएफसी को बोला गया है कि वो दोबारा से इस मामले की जांच करे और अगर सीबीएफसी वालों ने फिर से ग्रीन फ्लैग दे दिया दोस्तों, यानी हरी झंडी दिखा दी, तो फिर मामला दोबारा से कोर्ट में पहुंचेगा। आप लोगों की पूरे मामले पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें इंस्टाग्राम पर कुछ इन्फ्लुएंसर है दोस्तों जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी इन सब को कानूनी पचड़े में फंसाने जा रही है। दरअसल हुआ ये कि
16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था। एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से अप्रोच किया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए एआई इम्पैक्ट समिट के खिलाफ उल्टा बोलोगे, यानी उसके लिए नेगेटिव बोलोगे, बदनाम करोगे एआई समिट को, तो कांग्रेस पार्टी तुमको पैसा देगी, यानी इस तरीके का दावा किया जा रहा था दोस्तों। और जिस दिन कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा ने जोरदार तरीके से विरोध किया, उसके अगले ही दिन से इन लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर बताना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने इनको पैसा दिया था एआई समिट को बर्बाद करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए और उसके खिलाफ वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों ऐसे में लगातार इन लोगों के द्वारा जो बोला जा रहा था और एक साथ जो बोला जा रहा था, उससे समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी को लेकर नेगेटिव प्रचार करने के लिए भी एक मुहिम चल रही है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा दोस्तों। और जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और वो सारे के सारे ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये टिकटॉकिया और इंस्टाग्राम वाले हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं दोस्तों और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, इन सबको कानूनी नोटिस दिया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि सबूत के साथ बताओ कि तुमको कांग्रेस पार्टी ने कब पैसे दिए एआई समिट के खिलाफ बोलने के लिए, या तो सबूत दो या माफी मांगो या फिर पूरे मामले पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। यानी कांग्रेस पार्टी का नोटिस जल्दी से जल्दी इन सब लोगों को मिलने जा रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी एकदम तेजी से इस पर काम कर रही है और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का लीगल सेल तैयार हो चुका है और 24 घंटे का पहले अल्टीमेटम दिया गया है कि या तो वीडियो हटा लो या आप सबके लिए कानूनी नोटिस तैयार किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है, अगर कांग्रेस पार्टी सही है दोस्तों, तो पूरे मामले पर उनको जमकर लड़ाई लड़नी चाहिए और कांग्रेस पार्टी का ये फैसला एकदम सही है। पार्टी को बदनाम करने वाले लोगों को इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के मंत्री बुरी तरीके से एक बार फिर फंस गए हैं दोस्तों। यूजीसी के विवाद के बाद अब एनसीईआरटी विवाद को लेकर बीजेपी के शिक्षा मंत्री चारों खाने चित्त होते हुए नजर आने लगे। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताबों के अंदर एक नए तरीके का टॉपिक ऐड करने और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जो बातें लिखी गई है उससे नाराजगी जताई गई दोस्तों। और जो किताब छापी गई थी उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया और दोबारा से किताब छापने के लिए बोला गया। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्रालय अब इस पूरे मामले को लेकर विवादों में फंस गया है। बीजेपी की सरकार ने कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोर्ट के सामने माफी मांगी है दोस्तों। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक विवाद पर कहा कि हम न्यायपालिका का अत्यंत सम्मान करते हैं, न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय की जाएगी और न्यायिक भ्रष्टाचार पर अध्याय तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी शिक्षा मंत्री को यह पता ही नहीं है कि उनके मंत्रालय से ऐसी किताबें छप रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि शिक्षा मंत्री के आदेश के बिना तो ऐसा छापा नहीं गया होगा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है और न्यायपालिका को बदनाम करके जो न्यायपालिका का सम्मान है उसे पूरी तरीके से पानी में घोलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के शिक्षा मंत्री को पता चल गया कि कोर्ट नाराज है और कोर्ट ने पूरे मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ठपाई पर रोक लगा दी और आगे मजबूत कार्रवाई करने की बात कही है, जिस पर अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो अब देखेंगे कि किसने ये आदेश दिया था और किन लोगों ने ये छापा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि पहले यूजीसी का प्रावधान लेकर आते हैं, उसके बाद थोड़े से विरोध पर यूजीसी का पूरा कानूनी सुप्रीम कोर्ट के विरोध के बाद बैन हो जाता है दोस्तों और शिक्षा मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसके बाद शिक्षा मंत्री को नहीं पता चल रहा है कि आखिर बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताब में कौन देश के सुप्रीम कोर्ट और न्याय प्रणाली को लेकर ऐसी बातें लिख रहा है कि वहाँ भ्रष्टाचार है और केस पेंडिंग है और न्याय प्रणाली को पूरी तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अजीत पवार की मौत के मामले को लेकर उनके समर्थकों के द्वारा लगातार जांच की अपील की जा रही है। ऐसे में मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य 5 लोगों की मौत हो गई थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने राज्य के आपराधिक जांच विभाग यानी CID को उप मुख्यमंत्री के दुर्घटनाग्रस्त मौत की जांच करने के निर्देश की मांग है और उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट के अंदर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग यानी जुडिशियल कमेटी बनाने की मांग की है, जिसका काम होगा कि वो जांच की निगरानी करे, देखे कि जांच पड़ताल सही से हो रही है या नहीं हो रही है और जजों की निगरानी में जांच पड़ताल होनी चाहिए। याचिका में कहा गया कि 20 फरवरी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर घटना की CID जांच का अनुरोध किया गया था। उन्होंने DGCA विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB और मुख्यमंत्री कार्यालय और बारामती पुलिस के पास सूचना के अधिकार RTI के तहत कई आवेदन भी दायर किए थे, जिनमें उड़ान की बुकिंग से लेकर ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण और विमान के नियामक अनुमति तक की जानकारी मांगी गई है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात की चिंता व्यक्त की है कि संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और चंडीगढ़ स्थित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करें जिनमें कमियों का स्पष्टीकरण और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण होना चाहिए। यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर संज्ञान लेते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 महीने से ज्यादा समय के बाद दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया कि वकील पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। ऐसे में दोस्तों आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे? हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा के डीजीपी से इस पूरे मामले को लेकर हलफनामा मांगा है। देखते हैं हलफनामे में क्या जवाब दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सुनेत्रा पवार को आखिरकार एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने इसकी जानकारी दी है, यानी एक तरीके से विपक्ष में जो आवाज उठ रही थी उस आवाज को सुना गया है, क्योंकि विपक्ष के अंदर जो एमएनएस पार्टी थी दोस्तों उसने साफ तौर पर कहा था कि एनसीपी पार्टी का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनना चाहिए जो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यानी मराठी है, और किसी गुजरात से आए हुए व्यक्ति को महाराष्ट्र की एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। उनका निशाना प्रफुल्ल पटेल की ओर था, जो प्रफुल्ल पटेल अमित शाह और मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। अगर प्रफुल्ल पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपी अजित पवार गुट का बना दिया गया होता दोस्तों तो फिर एनसीपी एपी पूरी तरीके से बीजेपी और अमित शाह के कंट्रोल में आ जाती, और एमएनएस के नेता राज ठाकरे के बयान का असर ये हुआ कि सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी का। ऐसे में अजित पवार की पार्टी सुनेत्रा 31 जनवरी को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुकी है, तो उन्होंने पहले ही एक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में पार्टी की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुकी है। दोस्तों कुल मिलाकर एनसीपी विधायक दल और विधान मंडल के सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी, जहां पर सुनेत्रा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। ऐसे में दोस्तों राज्यसभा की जो एक सीट खाली हो रही है, क्योंकि सुनेत्रा पवार ने इस्तीफा दिया, उनको अब प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना पड़ेगा मंत्री बने रहने के लिए, उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। तो उनकी जो राज्यसभा की सीट थी वो खाली हो गई है, तो इस राज्यसभा की सीट पर उनके बेटे पार्थ पवार सांसद बनकर जाएंगे, ये भी फैसला लिया गया है। तो 2 बड़े फैसले एनसीपी से आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर जैन मान स्तंभ का उद्घाटन करके गुजराती, मारवाड़ी और जैन वोटर्स को साधने की रणनीति अपनाई है। बूथ मैनेजमेंट और डोर टू डोर कैंपेन और वोटर लिस्ट पर फोकस करते हुए एआईटीसी की ओर से यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीजेपी को चुनौती दी जा रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी विधानसभा सीट भवानीपुर में जैन मान स्तंभ और संत कुटिया गेट का उद्घाटन किया और चुनाव से ठीक पहले किए गए कार्य में इलाके से गुजराती, पंजाबी और जैन समुदाय के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अब तक 44,000 वोटर के नाम बाहर किए गए हैं भवानीपुर से, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। भवानीपुर में ममता बनर्जी डोर टू डोर कैंपेन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से समर्थन जुटा रही है। ऐसे में जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं जो कोलकाता और आसपास के इलाके में रहते हैं दोस्तों, अमूमन बीजेपी के कट्टर वोटर माने जाते हैं। 2021 के नंदीग्राम के चुनाव में उनको हार मिली थी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए थे। इसके बाद वो भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जाती है, उपचुनाव करवाया जाता है, तो भवानीपुर से चुनाव जीत जाती है। तो भवानीपुर उनके लिए एक ऐसी सीट है जिस पर उनको जीतना जरूरी है दोस्तों। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी पूरी तरीके से समीकरण सेट करने में लगी हुई है, क्योंकि अगर एसआईआर में 44,000 नाम काटे गए हैं तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और मारवाड़ी समाज के लोग, जैन समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने ममता बनर्जी ने अभियान चलाना शुरू कर दिया है। कितनी सफल होगी ये तो आगे आने वाले दिनों के अंदर जो अपडेट आएगी उससे पता चलेगा दोस्तों। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी 15 साल के सत्ता विरोधी लहर को झेलेंगी दोस्तों। और दूसरी ओर बीजेपी वाले पिछली बार अति उत्साह में जो चुनाव हारे हैं, उसके बाद भाजपा वाले इस बार नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं। देखते हैं पश्चिम बंगाल में अंतोगत्वा होता क्या है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि इस बार के चुनाव में एसआईआर का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये प्रभाव पॉजिटिव या नेगेटिव होगा टीएमसी के लिए या बीजेपी के लिए? आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कुछ लोग ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर एनसीईआरटी की किताब में ये लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या देश के अन्य न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार है और केस पेंडिंग चल रहे हैं, यानी केस का सही से निपटारा नहीं हो रहा है और करप्शन के कई मामले हैं, तो फिर इसमें गलत क्या है? गलत इसलिए है दोस्तों क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में बच्चों को ये बातें पढ़ाई जा रही है और जानबूझकर पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के पास अभी एक ऐसी संस्थान है जिसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को बार बार उस संस्थान से कोई ना कोई बड़ा झटका लगता रहता है। वो संस्थान सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल करने के लिए बीजेपी इससे पहले 2015 में एनजेएसी लेकर आई थी दोस्तों। चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज नियुक्त होते हैं वो बीजेपी सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाए, लेकिन कोर्ट ने उस पूरे मामले को पूरी तरीके से खारिज कर दिया दोस्तों और असंवैधानिक बताते हुए कानून को ही गिरा दिया। इसके बाद बीजेपी सरकार ने कई बार प्रयास किया कि वो जजों की नियुक्ति को रोके और कई जजों की नियुक्ति पर बीजेपी के लोग रुकावट कर देते थे और इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जजों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी अपने हिसाब से चलना चाहती है और जज उनके हिसाब से नियुक्त हो ऐसा चाहती
है और कहीं ना कहीं इसीलिए बच्चों को ये बातें पढ़ाई जा रही है कि देश के न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार है, ताकि एक माहौल बने देश के अंदर, देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी को लेकर उसके बाद एक मौका मिल जाए उन लोगों को जो लोग सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देना चाहते हैं कि वो कानून लेकर आए। और सुप्रीम कोर्ट में जो एक तरीका है जिससे कोर्ट को निष्पक्ष रखा जा रहा है वो है कोर्ट के अंदर चयन की प्रक्रिया, यानी कौन जज बनेगा ये कोर्ट के जज खुद मिलकर तय करते हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल सरकार के पास चला जाता है तो फिर पूरी तरीके से स्थिति खराब हो सकती है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखिएगा जरूर, क्योंकि जयराम रमेश यही कहते हैं। वो कहते हैं कि एनसीईआरटी के जो किताबें हैं उसके अंदर दोबारा से जो बातें लिखी जा रही है वो आरएसएस की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए लिखी जा रही है और ये पूरा एक गिरोह काम कर रहा है जिसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग एनसीईआरटी में चीजों को बदल बदल कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और देश को लेकर एक नए तरीके का नैरेटिव, एक नए तरीके की मानसिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों बीजेपी सरकार ने 1,91,000 करोड़ रुपए खर्च किए पीएलआई स्कीम को लेकर, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर, यानी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी उद्योग के अंदर कितना उत्पाद हो रहा है और उनमें से कितना उत्पाद बाहर भेजा जा रहा है, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर बेचा जा रहा है, उस आधार पर अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग संस्थानों को बीजेपी की सरकार सब्सिडी देती थी दोस्तों। और इसमें 1,91,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और दावा किया गया कि भारत के अंदर जो दूसरा सेक्टर है जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है दोस्तों, उस सेक्टर की हिस्सेदारी भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ानी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अगर देश के अंदर बढ़ेगा तो देश में रोजगार भी बड़ी मात्रा में बढ़ेंगे। और पहले मैन्युफैक्चरिंग 2022 में लगभग 25% भारत की अर्थव्यवस्था का होता था, जीडीपी का हिस्सा हुआ होता था, जो अब घटकर 15.9% हो गया है, यानी 2014 से भी बुरी हालत में पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि 1,91,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसमें निकला कुछ नहीं, मामला एकदम नेगेटिव हो गया। तो मेक इन इंडिया कहां गया? ये साफ तौर पर मेक इन इंडिया और तमाम तरीके की जो बातें थी दोस्तों वो हवाई बातें थी, हवा में तीर चलाने वाली बातें थी। आप लोग को कैसी लगी खबर? अगर एक भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा दोस्तों। आगे भी देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।